हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, उनका युग, राष्ट्रीय युग जो कहलाया गांधी युग, उसके बारे में जो भी घटनाएं हैं उनके ऊपर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जी मेन जो हम देखते हैं पूरा महात्मा गांधी जी का, कमलेश जी, दिनेश जी, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आनंद चौधरी जी, शैलेंद्र जी, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के मेन जो आप आंदोलन पढ़ेंगे, कौन कौन से? असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग यानी सहयोग नहीं करना 20। उसके आगे हम 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी क्या? पहले तो हमने कहा सहयोग नहीं करेंगे, उसके बाद हमने अवज्ञा करनी भी शुरू कर दी, और लास्ट 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की हम चर्चा करेंगे। इन तीनों आंदोलनों के बारे में और उसके बीच बीच में जो छोटी छोटी घटनाएं हैं। हाँ, कृष्णा जी, आप सभी को, नीरू जी, ऋषभ जी, सतीश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी आप सभी जैसे कि बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में जानते हैं, फिर भी कुछ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट घटनाएं और बातों पे मैं चर्चा करूंगी। महात्मा गांधी जी, उनका जन्म स्थल और जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी आप जानते हैं गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान, गुजरात पोरबंदर, गुजरात में कहाँ पर? गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर, पोरबंदर नामक स्थान पर कब? 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। क्या बता रही हूँ? इनका जन्म बता रही हूँ। इनका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अब बात करते हैं हम इनके पिता की। इनके पिता का नाम था करमचंद। पिता कौन है? करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। पिता कौन थे? करमचंद गांधी। और अगर हम माता की बात करते हैं तो माता कौन थी? पुतलीबाई। माता कौन थी? पुतलीबाई थी। माता पुतलीबाई थी। इनकी माता जो थी बहुत ही धार्मिक महिला थी। एक जैसा आप बढ़ते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, उसी तरह से आपका जीवन का निर्माण होता है। और माता जो थी पुतलीबाई कैसी महिला थी? बहुत ही धार्मिक महिला थी। धार्मिक महिला थी, उस प्रवृत्ति की थी। हरिश्चंद्र जी की कहानियां सुनाती थी। सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार की कहानियां गांधी को सुनाती थी। इसी वजह से गांधी के जो बीज हैं, माँ ने जो बीज बोए हैं, वो कैसे बीज? सत्य, अहिंसा और निर्भीकता के बीज बोए गए थे। और इसी पर चलते हुए गांधी जी ने पूरे देश का नेतृत्व किया और भारत को आजादी दिलाने में भी सहायता की। हम बात करते हैं माता की, पुतलीबाई, और अगर हम पत्नी की बात करें तो कस्तूरबा, और कस्तूरबा बाई के द्वारा भी योगदान दिया गया था गांधी जी को। और 1944 में कस्तूरबा बाई की पूना जेल में मृत्यु हो जाती है। ये इनके थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा। जीवन परिचय के बारे में, हाँ देखिए, हम क्या क्या पढ़ेंगे गांधी जी का। 1920 में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा। सबसे पहले हम असहयोग करेंगे सरकार को। 1920 में असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। 1930 में हम एक स्टेप आगे चढ़ जाएंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। और लास्ट 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने उनके जीवन परिचय की बात करी। गुजरात पोरबंदर, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म। पिता मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। और इनके पिता कौन है? करमचंद गांधी, जो पोरबंदर में दीवान, पोरबंदर रियासत दीवान का कार्य करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं माता पुतलीबाई, जो बहुत ही धार्मिक महिला थी, और ऐसे वातावरण में ही गांधी जी पल के बड़े हुए। फिर पत्नी की बात करते हैं तो कस्तूरबा बाई। कौन थी? कस्तूरबा बाई। सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह कस्तूरबा से हो जाता है। और कस्तूरबा बाई की जेल में 1944 में पूना जेल में मृत्यु होती है। कहाँ पे? पूना जेल जो है, कस्तूरबा बाई की मृत्यु 1944 में पूना जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कस्तूरबा बाई ने भी इनको आंदोलनों में हमेशा जीवन में साथ दिया था।
अब हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, गांधी जी की उपाधियां। कौन कौन से व्यक्ति ने गांधी जी को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की। देखिए, हम सभी जानते हैं बापू, हम क्या जानते हैं, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता के बारे में जानते हैं, राष्ट्रपिता और बापू के बारे में जानते हैं। हम इनके लिए मलंग बाबा की उपाधि का यूज करते हैं, मलंग बाबा। और अंग्रेज जो थे उन्होंने गांधी जी को क्या कहा, देशद्रोही। क्या कहा, देशद्रोही फकीर। गांधी जी को क्या कहा, देशद्रोही फकीर कहा। और क्या कहा, अर्ध नंगा फकीर, अर्ध नंगा फकीर। गांधी जी कम कपड़े पहनते थे, अर्ध नंगा फकीर की उपाधि दी गई थी। किस किस के द्वारा क्या क्या उपाधियां दी गई थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बापू किसने कहा, सरोजनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन के समय में गांधी जी के लिए बापू शब्द का प्रयोग किया था। किसने, सरोजनी नायडू ने। अगर हम राष्ट्रपिता की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर से क्या वर्ड यूज किया गया था गांधी जी के लिए, राष्ट्रपिता। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को दी गई थी। महात्मा किसने कहा गांधी जी को। अब हम बात करते हैं महात्मा, महान आत्मा, महान व्यक्ति किसके द्वारा गांधी जी को कहा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जब चंपारण में हम बात करेंगे, अभी चंपारण में आंदोलन की बात करेंगे, किसानों की बहुत परेशानी थी, उससे समय गांधी जी ने जो सुलझारा किया, उसके उपलक्ष्य में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। पत्र लिखा गया, उसमें गांधी जी को हाँ, गांधी जी को क्या उपाधि दी गई थी, महात्मा की उपाधि दी गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं मलंग बाबा। उत्तर पश्चिमी सीमांत में एक व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान, उनके द्वारा, किसके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा क्या उपाधि दी गई थी, मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी। अब हम बात करते हैं विद्रोही किसने कहा, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। कौन, विंस्टन चर्चिल। क्या कहते हैं इनको, विंस्टन चर्चिल जो हैं वो इन्हें देशद्रोही कहते हैं, विंस्टन चर्चिल। क्योंकि गांधी जी के द्वारा उत्साहित करने पर सभी जनता, अंग्रेजों के, देखिए मैं क्लास ले रही हूं, कोई नहीं होगा तो अपने आप ही क्लास बंद हो जाएगी। ये क्या हो गया, असहयोग। सहयोग नहीं करके भी, बिना लड़ाई के, अहिंसा के द्वारा भी हम अगले व्यक्ति को झुका सकते हैं। गांधी जी का शस्त्र क्या है, अहिंसात्मक। असहयोग, सहयोग नहीं करना। कोई जरूरी नहीं है कि हम लड़ करके ही क्लास रुकवाएं, हम कैसे कर सकते, कोई नहीं होगा तो अपने आप क्लास बंद। असहयोग, इस तरीके से गांधी जी ने कहा कि सभी भारतीय अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दो, नौकरियां छोड़ दो, अपने आप ही अंग्रेजों को झुकना पड़ेगा। ये इस तरीके से होता है असहयोग आंदोलन। शुरुआत हम करते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से, फिर आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा का क्या मतलब है, हम अहिंसात्मक रूप से आज्ञा को नहीं मानेंगे। नमक का विरोध किया था, नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद नमक उठाया था। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार की आज्ञा की अवज्ञा करी तो सेकंड स्टेप सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन आखिरी हत्यार, डू और डाई, करो या मरो। और इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन में ये मंत्र गांधी जी द्वारा दिया गया 1942 में, और हमने अंग्रेजों को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। चलिए हम इसके बाद में इसकी बात करते हैं। अर्धनंगा फकीर किसके द्वारा कहा गया, फ्रैंक मॉरिस के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रैंक मॉरिस के द्वारा अर्धनंगा फकीर की संज्ञा गांधी जी को दी गई थी। एनी बेसेंट ने भी एक संज्ञा दी है, क्या दी है, भारतीय राजनीति का बच्चा। क्या संज्ञा दी, भारतीय राजनीति का बच्चा। ये संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी, एनी बेसेंट के द्वारा गांधी जी को दी गई थी। एनी बेसेंट जो है उनके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा गांधी जी को क्या कहा गया, भारतीय राजनीति का बच्चा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हाँ, मैंने रोटी मांगी थी और पत्थर मिले। क्या कहा, मैंने रोटी मांगी और पत्थर मिले। राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी।
हम बात करते मलंग बाबा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के लोग जो थे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो उनके नेता थे, वो क्या कहते थे, मलंग बाबा की उपाधि देते थे। इसके बाद हम बात करते हैं देशद्रोही फकीर, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें देशद्रोही फकीर कहा था। इसके बाद हम बात करते हैं अर्धनंगा फकीर, फ्रैंक मॉरिस के द्वारा कहा गया। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को क्या संज्ञा दी थी, महात्मा की, महान आत्मा की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा भारतीय राजनीति का बच्चा और विलिंगटन के द्वारा क्या कहा गया, समाजवादी, ईमानदार कहा गया था। इस प्रकार कुछ उपाधियां अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई थी। अब हम बात करते हैं गांधी जी की शिक्षा की। शिक्षा कहां पर गांधी जी के द्वारा प्राप्त की गई थी? गांधी जी के द्वारा 1888 में कहाँ गए गांधी जी? इंग्लैंड गए। गांधी जी इंग्लैंड गए किसके लिए? वकालत की पढ़ाई करने के लिए। किसकी पढ़ाई करने के लिए गए? वकालत की पढ़ाई करने के लिए। लंदन यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में जाकर के वकालत की पढ़ाई करके लौटते हैं। कब लौटे? 1891। गांधी जी वापस आ गए, भारत आए और क्या बनकर आ गए? बैरिस्टर बन गए। क्या बन गए? वकील बन गए। वकील को क्या कहते हैं? बैरिस्टर। बैरिस्टर बन के भारत लौटे। अब जब वकील बन चुके हैं तो वकालत कीजिए। उस वकालत के कार्य के अंतर्गत ही गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा? 1893। अब हम बात करते हैं एक वकील। वकील कौन है? गांधी जी। और वकील बन चुके हैं तो एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए। मुकदमा किसका था? अब्दुल्ला, एक मुस्लिम व्यक्ति था, भारतीय। कौन है? भारतीय है अब्दुल्ला, भारतीय व्यक्ति है अब्दुल्ला जो मुस्लिम है, ठीक है। और इसका एक मुकदमा था। इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए गांधी जी को कहां जाना पड़ा? गांधी जी कहां गए? साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, पोर्ट नेटॉल, अफ्रीका में जाना पड़ा गांधी जी को। अफ्रीका में भी कहां पर? नेटॉल, पोर्ट नेटॉल जो जगह है वहां पर गांधी जी को जाना पड़ा। कहां गए गांधी जी? साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के सिलसिले में। देखिए, शुरुआत होती है जिंदगी की। हमने एग्जाम पास कर लिया, डिग्री ले ली, अब आप क्या कार्य करते हैं, वहां पर कार्यक्षेत्र में कितनी उन्नति कर पाते हैं, उसी के आधार पर जीवन की दिशा तय हो जाती है। गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है। 1893 में गांधी जी 1891 में आए, 1893 में कहाँ गए? 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में प्रवेश करते हैं। कहां पर? 91 में भारत लौटे और 93 में एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए साउथ अफ्रीका, पोर्ट नेटॉल में प्रवेश करते हैं। वहां पर जो भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे, उनके ऊपर सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। और उस अत्याचार के विरोध में गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। सबसे पहले गांधी जी के द्वारा पोर्ट नेटॉल नामक जगह पर हिंदुस्तानियों के लिए कार्य किया गया। क्या क्या कार्य किए गए? देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले 1894 में पोर्ट नेटॉल है तो नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। क्या करी गांधी जी ने वहां पर? नेटॉल इंडियन कांग्रेस, नेटॉल इंडियन कांग्रेस की गांधी जी के द्वारा स्थापना की गई। क्या है ये एक संस्था है जो कि हिंदुस्तानियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए विरोध का कार्य करेगी। पहला कदम हम गांधी जी की बात करते हैं। हाँ, वहां पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। गांधी जी ने वहां पर नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और एक पत्र भी निकाला था। ये तो क्या है? एक सभा है, एक संस्था है, इसकी स्थापना की है। और इसी संस्था के तहत एक पत्र भी निकाला था जो था इंडियन ओपिनियन। कहां पे निकाला है? इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा। देखिए, ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इंडियन ओपिनियन ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा निकाला गया एक समाचार पत्र है। एक पत्र निकाला गया जिसमें कि हिंदुस्तानियों की ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ जनमत जागृत करना, इसके लिए एक संस्था स्थापित करी। कौन सी? नेटॉल इंडियन। और उसके बाद में हम बात करते हैं एक पत्र की, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र। कहां से?
साउथ अफ्रीका से। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। किसके लिए? प्रवासी भारतीयों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए, हिंदुस्तान के जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए ये कार्य किया गया था। ठीक है, अब गांधी जी और आगे, अब जब हमने एक संस्था स्थापित कर दी है, हमने वहां पर पत्र निकाल दिया है, और गांधी जी ने सबसे पहले यहां पर 1906 में सत्याग्रह का भी प्रयोग कर लिया है। क्या हुआ था? वहां पर एक अध्यादेश जारी किया गया था। किसके खिलाफ? हिंदुस्तानियों के खिलाफ। वहां के जो प्रवासी थे उनके ऊपर अत्याचार करते हुए कुछ ऑर्डर्स निकाले गए थे, जिसे अध्यादेश कहते हैं। गांधी जी ने शांतिपूर्वक उनको जला दिया था और सरकार झुकना पड़ा था सरकार को। इस प्रकार गांधी जी को वहां सफलता मिली थी। किसके प्रयोग में? सत्याग्रह के प्रयोग में गांधी जी को सफलता की प्राप्ति हुई थी। कहां पे? सबसे पहले कहां पे? साउथ अफ्रीका में गांधी जी को सत्याग्रह में सफलता की प्राप्ति हुई। अब हमने संस्था बना दी है, सफल हो रहे हैं, हमारा पत्र भी निकल रहा है, तो हम वहां पर अब आश्रम की स्थापना करेंगे। कौन से आश्रम? देखिए, हम कहां पर हैं? साउथ अफ्रीका में हैं। वहां पर 2 आश्रम की स्थापना की जाती है। एक उनके मित्र होते हैं रुस्तम जी। कौन होते हैं? मित्र। देखिए, पैसे बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। गांधी जी के मित्र रुस्तम जी के सहयोग से, डरबन जगह का नाम है। डरबन क्या है? जगह है। साउथ अफ्रीका में जो जगह है डरबन, डरबन के निकट रुस्तम जी के सहयोग से एक आश्रम की स्थापना, एक फर्म की स्थापना की गई थी, जिसे फिनिक्स फर्म कहा गया। क्या कहा गया? फिनिक्स फर्म। ये फर्म ही आगे चलकर आश्रम है। फर्म का मतलब ही आश्रम है, नाम फिनिक्स फर्म है, लेकिन ये वास्तव में गांधी जी द्वारा स्थापित किए गए आश्रम है। फिनिक्स आश्रम कहे या फिनिक्स फर्म कहे, एक ही बात है। गांधी जी के द्वारा जब संस्था स्थापित कर दी गई है, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, समाचार पत्र निकाला जा रहा है, इंडियन ओपिनियन, और वहां पर सरकार झुक भी रही है, तो फिर अब हम क्या करते हैं? आश्रम की स्थापना भी कर देते हैं। तो गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स फर्म की स्थापना डरबन के समीप रुस्तम जी के सहयोग से की गई। ठीक है, पहला क्या? फिनिक्स फर्म। और दूसरा जो हम बात करते हैं तो टॉल्स्टॉय फर्म, वो भी वहीं पर, टॉल्स्टॉय जो फर्म था, टॉल्स्टॉय फर्म की भी स्थापना, टॉल्स्टॉय आश्रम कहे यानी गांधी आश्रम ही है। ये दोनों क्या है? टॉल्स्टॉय और फिनिक्स दोनों आश्रम ही है। इंग्लिश में हम फर्म कह रहे हैं। इस टॉल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना की गई थी। कोलना बाख जो थे, कोलना बाख जो इनके कौन है? मित्र हैं, जो इधर जर्मनी के हैं, जो यहाँ पर धन देंगे। किसकी सहायता? धन। यहाँ पर रुस्तम जी ने जैसे सहायता की, उसी प्रकार उनके मित्र हैं कोलना बाख, जो यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं। धन बिना कार्य नहीं हो सकता है। कोलना बाख, और ये डरबन के निकट है, और ये कहां पर है? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में, दोनों ही साउथ अफ्रीका में ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? कि गांधी, ये क्या है? फिनिक्स फर्म और टॉल्स्टॉय फर्म, ये दोनों गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में स्थापित किए गए सत्याग्रह के लिए आश्रम थे। ठीक है, फिनिक्स फर्म क्या है और टॉल्स्टॉय फर्म क्या है? दोनों पोर्ट नेटॉल, अफ्रीका, गांधी जी द्वारा स्थापित हिंदुस्तानियों, प्रवासी भारतीयों के लिए स्थापित आश्रम है, जहां से कार्य को गति दी गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहां? वापस भारत। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। कहां लौटे? 1915 में गांधी जी भारत लौटे, और एक व्यक्ति थे, कौन? जीवनलाल बैरिस्टर। जीवनलाल बैरिस्टर, उसके घर में जीवनलाल जो बैरिस्टर, कहाँ हैं हम? अहमदाबाद में। गांधी जी कहाँ लौटते हैं? अहमदाबाद लौटते हैं, गुजरात में। और जीवनलाल बैरिस्टर के घर पर किराए पे, इनके घर पर किराए पे रहते हैं। किस पर? किराए के घर में रहते हैं। और यहीं पर गांधी जी के द्वारा 25 मई, कब? 25 मई 1915 को एक आश्रम की स्थापना की जाती है, जिसे हम सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। देखिए, गांधी जी वापस आ गए हैं। कहां पर है? कोचरब एक जगह है, अहमदाबाद में एक जगह है कोचरब, और उस जगह पर जीवनलाल बैरिस्टर के घर में, किराए के घर में रहते हैं गांधी जी, लेकिन वहां पर भी
आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर देते हैं जीवनलाल बैरिस्टर के घर पे। लेकिन वहां उस समय प्लेग फैल रहा है। क्या फैल रही थी? एक भयंकर बीमारी, प्लेग की बीमारी फैल रही थी। इसीलिए इनको ये आश्रम वहां से कहां ले जाना पड़ा? इनको आश्रम ले जाना पड़ा साबरमती। साबरमती के तट पर। कहां ले गए? साबरमती के तट पर इस आश्रम को ट्रांसफर करना पड़ा। साबरमती के तट पर। क्यों तट पर करना पड़ा? क्योंकि यहां पर अहमदाबाद में बहुत भयंकर रूप से प्लेग फैल रहा था, इसलिए इसको वहां से हटाकर साबरमती के तट पर स्थापित कर देते हैं सत्याग्रह आश्रम को। और यही सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम कहलाया। जो साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम, वो यही सत्याग्रह आश्रम है जिसकी स्थापना जीवनलाल बैरिस्टर के यहाँ कोचरब में की गई थी 25 मई 1915 को। ये बताई हमने गांधी जी की उपाधियों के बारे में चर्चा करी, गांधी जी के जीवन परिचय की चर्चा करी और गांधी जी के द्वारा भारत आने पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की बात करी। अब हम बात करते हैं कि गांधी जी ने ये सत्याग्रह की प्रेरणा प्राप्त कहां से की थी। तो एक व्यक्ति थे, कौन? हेनरी डेविड थॉरो। अमेरिका के व्यक्ति हैं हेनरी डेविड थॉरो। अमेरिका के जो राइटर हैं, निबंध लेखक हैं, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, एक निबंध लिखा गया था जिसमें सिविल डिसओबीडियंस के बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था? सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस के बारे में बताया गया था। एक निबंधकार है, ये कौन है? एक निबंधकार है, एक लेखक है। कहाँ के? अमेरिका के। और इनके द्वारा, तो आपको अगर पूछे कि बताइए, हाँ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसी की बात अब करूंगी मैं आपसे। सत्याग्रह के प्रयोग करने की शिक्षा पूछे आपसे कि किससे प्राप्त की थी? थॉरो, आपको याद रखना है थॉरो। थ्योरी किससे मिली? थॉरो से। डेविड हेयर थॉरो के निबंध जो था सिविल डिसओबीडियंस यानी सत्याग्रह, आप आज्ञा नहीं मानना, यही तो इसका मीनिंग है। तो इस बुक को पढ़कर गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा एक अंग्रेज रस्किन, उनकी पुस्तक से भी गांधी जी को प्रेरणा प्राप्त हुई थी। चलिए अब हम बात करते हैं, तो रस्किन का भी नाम आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गांधी जी की भारत में। भारत में कब आए गांधी जी? 1915 में। क्या स्थापित किया है? सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम। अब गांधी जी भारत के वातावरण में यहां पर एक व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उसे ही अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। वो व्यक्ति कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर पूछे कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं क्योंकि उनसे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, इसीलिए उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। अब यहाँ क्या चल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और अंग्रेजों की सरकार की सहायता करते हैं गांधी जी। अत्यधिक भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध की अंदर सहायता करने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं और उनके परिणाम स्वरूप बहुत सारे भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और इसी कारण से, हाँ मैंने निबंध बताया है थॉरो का, इस निबंध से प्रेरणा ली थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अंग्रेजी सरकार की प्रथम विश्व युद्ध में बहुत अधिक सहायता करी। कैसे सहायता करी? कि भारतीयों को बहुत ज्यादा इसमें शामिल किया था। इसी कारण सरकार खुश होकर के उन्हें एक उपाधि प्रदान करती है। तो आपको ध्यान रखना है, केसर हिंद की उपाधि किसे दी गई? केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे भारतीयों को अंग्रेजी सरकार को सहायता करने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनको एक और उपाधि दी गई थी। एक भारतीय सेना को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय सेना को भर्ती करने वाला। बहुत ज्यादा व्यक्तियों को एक आवाज में कौन व्यक्ति ला सकता है? गांधी जी। उनकी एक आवाज में बहुत सारे भारतीय तैयार हो जाते हैं जान पर खेलने के लिए, इसीलिए इन्हें सार्जेंट की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। केसर हिंद और सार्जेंट की उपाधि भी दी गई।
अब हम इनके कार्यों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कौन सा सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, कब? 1917। आपको ध्यान रखना है चंपारण कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है चंपारण? चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी द्वारा कब और कहां किया गया? तो सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी के द्वारा चंपारण में 1917 में किया गया था। क्या था चंपारण, क्या थी समस्या और कौन व्यक्ति उन्हें यहां लेकर आए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बिहार में एक जगह है चंपारण। सबसे यहां पर प्रॉब्लम क्या थी? 3 कठिया पद्धति, 3/20 या हम कह सकते हैं 3 कठिया पद्धति। क्या है ये 3 कठिया पद्धति और क्या परेशानी थी, उस पर हम बात करते हैं। देखिए यहां पर जो किसान हैं उनके साथ एक समझौता अंग्रेज कर लेते थे। जो किसान खेती करते थे, ठीक है, और उन खेती पर अंग्रेज यूरोपियन नील है जो नील प्राप्त करना चाहते हैं, वो किसानों के साथ एक समझौता, एक बॉन्ड साइन करवाते थे। वो क्या था? वो ये था कि जो आपका खेत है, जैसे ये किसान का खेत है, ठीक है, इसके भाग कर लिए 25 25 25 25, ये 100% हो गए, ठीक है। इसमें से 3/20 यानी 15% भाग पर, जैसे हम ये मान लेते हैं ये वाला भाग, 15% भाग पर आपको नील की खेती करनी होगी। ये 3/20 भाग है। क्या भाग है? 3/20। इसको हम कह सकते हैं 15% भाग पर आपको नील ही उगानी पड़ेगी। एक बॉन्ड होता था कि आपको 15% भाग पर, यानी उसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं, नील उगानी पड़ेगी, नील उगानी होगी। ये मस्ट है, मैंडेटरी है कि प्रत्येक किसान जो चंपारण में जिसका खेत है उसको 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होगी। और उसका दाम क्या होगा? उसका दाम वो जो यूरोपियन व्यक्ति हैं वो तय करेंगे। किस दाम पे बेचेंगे? यूरोपियन नील है जो व्यक्ति हैं, यानी नील को खरीदने वाले जो नील की खेती करवा रहे हैं, उनकी इच्छा अनुसार उनके द्वारा तय किए गए दाम पर, ये जो दाम तय करेंगे इस फसल का, उस दाम में ही, चाहे वो कितनी ही कम दाम हो, ये फसल इस उनके द्वारा तय की गई दाम पर ही बेचनी आवश्यक होगी। इसे हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं। 3 कठिया पद्धति के अनुसार चंपारण के जो किसान थे उन्हें अपने खेतों के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। और यूरोपियन नील है, इससे ये जो नील प्राप्त करते थे नील की खेती से, उसके बदले में जो रकम देंगे वो अपनी इच्छा अनुसार रकम देंगे। ये बात तय की गई थी, बॉन्ड था, ठीक है। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे क्या हुआ। 19वीं शताब्दी में क्या हो गया? 19वीं शताब्दी में जर्मनी ने खूब सारी नील रासायनिक द्रव्यों से बना दी। अब खेती करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर नील अपने आप तैयार हो रही है, हमें नील की खेती नहीं चाहिए। इसीलिए नील के कारखाने बंद होने लगे, नील की खेती बंद होने लगी। इसलिए नील की खेती जो है उसमें डाउन होने लगी, बंद होने लगी। यूरोपियन ये जो व्यक्ति है नील है, अब क्या चाह रहे हैं? देखिए पहले तो 3/20 भाग था, ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये बंधन जो है, ये बॉन्ड जो है, इससे मुक्त होना है, ठीक है, मुक्त होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगान बढ़ानी पड़ेगी। लगान बढ़ाओ। क्या कहा? लगान बढ़ानी होगी। और क्या करना होगा? और भी दूसरी लागें हैं, उसको भी आपको इंक्रीज करना होगा, तभी हम आपको इस बॉन्ड से फ्री करेंगे। क्या बात तय हुई? जब नील की खेती की आवश्यकता मार्केट में खत्म हो गई, तब यह तय किया गया कि यूरोपियन नील है, अब किसानों से लगान को बढ़ा देंगे, बढ़ी हुई लगान की दर पर, रेट पर वसूल करेंगे और इसके साथ अन्य लाग बागे भी ली जाएगी। किसान बड़े परेशान हो रहे हैं, अब कुछ उपाय करना है। इसका क्या उपाय किया जाए? उनको ध्यान है कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आकर के हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, राजकुमार शुक्ल। कौन है ये राजकुमार शुक्ल? एक व्यक्ति, एक किसान, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गांव का व्यक्ति है, लेकिन अपने इरादों में बड़ा मजबूत है। देखिए गांव के व्यक्ति बहुत मजबूती के साथ अपना कार्य पूर्ण करते हैं 100%। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं 1916 में। कब मिलते हैं? 1916 में।
कहाँ मिलते हैं? लखनऊ में, कांग्रेस अधिवेशन में। लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन में ये गांधी जी से मुलाकात करते हैं। कौन? राजकुमार शुक्ल, एक किसान, और गांधी जी को कहाँ पे? चंपारण आने की बहुत जिद करते हैं। देखिए, गांधी जी हाँ तो करते हैं लेकिन आते नहीं हैं। राजकुमार शुक्ल साबरमती आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां जहां गांधी जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं, और गांधी जी को आने पर मजबूर करते, नहीं एक दिन तो आपको आना ही है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन आप चंपारण पधारिए और यहाँ के किसानों की स्थिति को दृष्टिगत देखिए और उनको न्याय दिलाइए। आखिर राजकुमार शुक्ल के प्रयासों से ही गांधी जी चंपारण में आते हैं। इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति जो गांधी जी को अपने अथक प्रयासों से कहां लाने में सफल हो जाते हैं? चंपारण में लाने में सफल हो जाते हैं। गांधी जी जैसे ही चंपारण आते हैं, कमिश्नर विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी एंट्री ले लेते हैं अपने साथियों के साथ। कहां आते हैं गांधी जी? चंपारण आते हैं। गांधी जी चंपारण आकर के गांधी जी कहां आ गए हैं? चंपारण में। गांधी जी कब आते हैं? 1917 में। ध्यान रखना है, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया? चंपारण में किया गया सत्याग्रह का। और कैसा प्रयोग? सफल प्रयोग। ध्यान रखना है, सत्याग्रह का अपना जो अस्त्र साउथ अफ्रीका में अपनाया था, उसी को यहां पर भी अपनाया गया और गांधी जी 100% सफल हुए थे। इसे ही हम चंपारण का सत्याग्रह कहते हैं। चलिए, अब गांधी जी आते हैं, यहाँ पर कमिश्नर रोक लगाते हैं, फिर भी गांधी जी प्रवेश कर लेते हैं और उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि 3 कठिया पद्धति बिल्कुल गलत है, इसे हटाया जाए। एक आयोग गठित किया जाता है जिसमें गांधी जी सदस्य बनते हैं और गांधी जी अपनी इस बात को प्रूव कर देते हैं क्या? कि 3 कठिया पद्धति बिल्कुल गलत है और इसे हटाया जाए। 3 कठिया पद्धति जो है उससे किसानों को मुक्ति दी जाए और किसानों की राशि उन्हें वापस कर दी जाए जो बॉन्ड के समय ले ली गई है। और इस पर गांधी जी किसानों को, नील जो व्यक्ति है, यूरोपियन नील है, उनसे 25% की राशि वापस किसानों को दिलाने में सफल हो जाते हैं। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है, कितनी राशि? 25% राशि किसानों को वापस दिलाने में सक्षम हो जाते हैं, दिलाने में सफल हो जाते हैं गांधी जी। कितनी राशि वापस दे दी गई? 25% राशि वापस दे दी गई थी। इसीलिए इसे क्या कहा गया? सत्याग्रह की चंपारण में सफलता प्राप्त हुई। क्या ध्यान रखना है आपको? गांधी जी आए किसके कहने से? राजकुमार शुक्ल के कहने से गांधी जी ने यहां पर प्रवेश किया, 3 कठिया पद्धति को देखा, किसानों की समस्याओं को सुना, सरकार से क्या करा? सत्याग्रह किया और इसके बाद एक आयोग बिठाया गया जिसमें गांधी जी को सदस्य बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ रीलू जी, क्या ध्यान रखना है आपको कि गांधी जी के प्रयासों के फलस्वरूप किसानों की कितनी राशि? 25% राशि किसके द्वारा? यूरोपियन नील है, यूरोपियन जो नील है थे ना, उनके द्वारा दे दी गई। नीले यानी यूरोप के जो व्यक्ति जो नील की खेती करते थे, उन्होंने किसानों को उनकी 25% राशि लौटा दी थी और ये सफलता उनकी प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं किसकी? कि कौन कौन से साथी, आपको साथियों के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस किस के सहयोग से गांधी जी के द्वारा सफलता प्राप्त की गई थी। तो एक ट्रिक से हम याद करेंगे, हम मानते हैं कि एक व्यक्ति है जो है राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद है और उस पर गांधी जी ने कृपा की। तो आपको याद रहेगा, कृपा हुई उस पर, कृपलानी, वी कृपलानी। किसकी कृपा हुई? भगवान की कृपा हुई। तो महादेव देसाई, ये गांधी जी के खास व्यक्ति, बिजोलिया आंदोलन में भी ये आते हैं और सारी देखते हैं कि क्या सही मांगे हैं किसानों की। और ब्रज किशोर, दूसरे भगवान का नाम क्या है? ब्रज किशोर। और तीसरा हम ध्यान करेंगे भगवान नरहरि और पारिक, नरहरि पारिक। और तीसरे, हमको इनके प्रयासों से सफलता मिल गई, ईश्वर की कृपा हुई और हमें सफलता मिली और हमें हक मिले। तो मजहरुल हक कौन से व्यक्ति हैं? मजहरुल हक। ये सारे की सारे व्यक्ति आपको 100% याद रखने हैं। एग्जाम में कोई भी एक व्यक्ति का नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे। बिल्कुल इजीली ट्रिक से हम याद करेंगे। कैसे?
राजेंद्र प्रसाद एक व्यक्ति है जिस पर कृपा हुई है, किसकी? महादेव की, ब्रज किशोर की और नरहरि की, ठीक है। और इसके बाद हमको हक मिल गए। तो मजहरुल हक जो थे 35% नहीं, 35% हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको 25% बता रही हूं। देखिए, आप सब मिक्स नहीं करने हैं, बिल्कुल धीरे धीरे मैं आराम से आपको तीनों आंदोलन बताऊंगी जिसमें कितने कितने प्रतिशत की कहां पर बात की गई। अभी आपको क्या ध्यान रखना है? 25%, 35% नहीं रेणु जी, 25% जो राशि थी चंपारण की बात कर रही हूं, जहां हम बिहार में हैं, जहां पर 3 कट्ठा पद्धति थी और जो यूरोपियन निलहे हैं वो और कोई नई लगान बढ़ा करके किसानों से लेने की बात सोच रहे थे। गांधी जी के प्रयासों के फलस्वरूप 25% की राशि उन्हें प्रदान की गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चंपारण समझ में आया आपको? चंपारण में कौन कौन से साथी थे समझ में आया? चंपारण में क्या पद्धति थी, क्या परिणाम निकला? एक और परिणाम आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रह गया। चंपारण वाले में आपको 2 बातें और नोट करनी है। देखिए, एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जाता है। एक तो उनके साथी, एक रिजल्ट क्या रहा 25%, और एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, एनजी रंगा जो थे, एनजी रंगा ने इसका विरोध किया था। यह भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है कि एनजी रंगा ने गांधी जी के इस कार्य का विरोध किया था। और इसी में सफलता के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद हुई आपको? कौन कौन सी बातें? सबसे पहली बात, गांधी जी द्वारा अफ्रीका में जो प्रयोग किया गया सत्य और अहिंसा का, भारत में वो अस्त्र गांधी जी ने पहली बार कहां चलाया? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्य अहिंसा का प्रयोग किया चंपारण में, बिहार में, जो नील की खेती थी उसके लिए। याद हो गया आपको? चलिए, और एनजी रंगा ने विरोध किया था और गांधी जी को टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि पत्र में लिखकर भेजी थी। ये सारी बातें आपको चंपारण के बारे में 1917 में याद रखनी है। अब हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं चंपारण के बाद अहमदाबाद के जो मील मजदूर हैं उसके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसकी बात करते हैं। आ जाइए, अब हम अहमदाबाद पर बात करते हैं। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद में जो मील मजदूर आंदोलन चलाया गया वो क्या था? मील मजदूर आंदोलन क्या था? देखिए, इसमें क्या क्या खास बातें हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है, वो बातें क्या है? अहमदाबाद में हमने अभी पढ़ा प्लेग फैल गया था, ठीक है। तो जब अहमदाबाद में प्लेग फैला था उस समय मील मालिक जो थे, जब अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था तब मील मालिकों ने क्या कहा था? तब मील मालिकों ने बोनस दिया था। मील मालिकों ने अपने मजदूरों को कितना वेतन बोनस दिया था? मजदूरों को वेतन का 70% बोनस दिया था। जब बहुत ज्यादा हत्या हो रही, मृत्यु हो रही थी, प्लेग की बीमारी फैल गई थी, हाँ चंपारण हो गया है। अब हम पढ़ रहे हैं अहमदाबाद के मील मजदूर आंदोलन के बारे में। उसमें क्या बात कर रहे हैं कि अहमदाबाद में बहुत ही भयंकर तरीके का प्लेग बीमारी फैल गई थी और इसी कारण से बहुत मृत्यु हो रही थी। तो सरकार के द्वारा 70% जो उनकी तनख्वाह थी उसका 70% बोनस दिया गया था। लेकिन अब हम कहां पे हैं? 1917 में 18 में आ चुके हैं। 1918 में प्लेग खत्म हो गया है तो मील मालिकों ने कहा कि आपको 20% बोनस दिया जाएगा। ये जो बोनस है वो समाप्त कर दिया, कहा कि आपको 20% बोनस दिया जाएगा, आपको कार्य करना है तो करिए, नहीं तो छोड़कर चले जाइए। क्या कहा? मील मालिकों ने धमकी दी अपने मजदूरों को, आज से 20% बोनस दिया जाएगा, आपको लेना है तो ठीक है आप कार्य कीजिए, वरना आप मील को छोड़ करके जा सकते हैं। इस प्रकार मजदूर हड़तालों पे चले गए। स्थिति अहमदाबाद की बहुत खराब हो रही है। तब अंग्रेज अधिकारी उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया। देखिए यहां पर कौन बुला रहे हैं? भारतीय नहीं बुला रहे हैं, अंग्रेज खुद बुला रहे हैं गांधी जी को। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने जो आश्रम स्थापित किए थे उसमें अहमदाबाद के मील मालिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साराभाई अंबालाल, कौन थे? साराभाई अंबालाल, इनके द्वारा सहायता दी गई थी। ये गांधी जी के बहुत बड़े मित्र थे, बहुत सारे, गुजरात के हैं गांधी जी भी, और ये भी कहाँ हैं? अहमदाबाद, यानी गुजरात की ही बात कर रहे हैं हम।
खेड़ा में भी बताऊंगी, रुकिए। पहले हम बात कर रहे हैं कहाँ की? अहमदाबाद के मिल मजदूरों की। यहाँ पर जो बोनस था वो बंद कर दिया गया था, 20% देने की बात कही गई और मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इसीलिए अंग्रेज अधिकारी ने गांधी जी को कहाँ बुलाया? अहमदाबाद में बुलाया कि आप आइए और इन मिल मालिकों के साथ कुछ समझौता करवाइए। गांधी जी आते हैं और गांधी जी के प्रयासों से साराभाई, अंबालाल और जो भी मिल मालिक थे उनसे समझौता हो जाता है। ना 70 ना 20, कौन सा? 35%। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है आपको। कितना? 35% बोनस देने की बात पे दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, मजदूर चाहते हैं कि बोनस बढ़ा दिया जाए, कम नहीं किया जाए। और दोनों के बीच की बात गांधी जी की वजह से, गांधी जी के अथक प्रयासों से बीच बचाव निपटारा होता है और 35% बोनस देने की बात तय हो जाती है। ध्यान रखना है आपको, कितने प्रतिशत? 35%। कौन सा? अहमदाबाद में जो मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, गांधी जी के प्रयासों से 35% बोनस दे करके समझौता कर लिया गया। एक पर्सन का आपका नाम बहुत जरूरी याद रखना है, अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन जो थी, अनुसुईया बेन कौन थी? साराभाई की बहन थी, लेकिन गांधी जी के साथ आंदोलन में इन्होंने सहयोग दिया था। ध्यान रखना है कि गांधी जी की सहयोगी, क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुसुईया बेन ने कौन सा? अहमदाबाद मिल मालिक आंदोलन जो था, मजदूर का आंदोलन था, मिल मालिक और मजदूरों के बीच में अहमदाबाद में जो आंदोलन चला था उसमें किसने सहयोग किया था? उसमें अनुसुईया बेन ने सहयोग किया था। कितने प्रतिशत पर उनमें राजी हो गए थे? तो 35% पर राजी हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, ये आपको किसके बारे में बताया? अहमदाबाद। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी प्लेग बोनस की और उसका निपटारा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी? खेड़ा की। किसकी बात करेंगे हम? खेड़ा में सत्याग्रह। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सबसे पहली बार गांधी जी के द्वारा सबसे पहली बार गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की गई? सबसे फर्स्ट जो भूख हड़ताल थी वो कहाँ की गई? भूख हड़ताल वो भी कहाँ पे की गई थी? अहमदाबाद में की गई थी। अहमदाबाद में जो मिल मजदूर आंदोलन हुआ था अहमदाबाद, उस मिल मजदूर आंदोलन में सबसे पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। क्या क्या बातें याद रखेंगे? अनुसुईया बेन, 35% बोनस और प्रथम भूख हड़ताल। प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया? प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया गया। ठीक है, और उसके परिणाम स्वरूप 25% की राशि वापस किसानों को दी गई थी। उनके सहयोगी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, नरहरि और महादेव देसाई और मजहरुल हक, ये उनके सहयोगी थे। और उसके समझौते के अनुसार 25% की राशि दी गई। पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया गया। अहमदाबाद में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था सत्याग्रह के दौरान और गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। समझौता कर लिया गया, मजदूरों ने काम शुरू कर दिया। मिल मालिक और मजदूरों के बीच में 35% बोनस देने की बात पर समझौता हो गया था और इस प्रकार इस आंदोलन को भी हम एकदम सफल आंदोलन के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं, जल्दी से टाइम हो रहा है आपका क्वेश्चंस की, और एक और आंदोलन करते, खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में किसान आंदोलन। खेड़ा में कहां सत्याग्रह का प्रयोग? कौन सा? 1918। खेड़ा में क्या प्रॉब्लम हुई थी? खेड़ा में जो फसल थी वो खराब हो गई थी, फसल नष्ट हो गई थी। फिर भी किसानों से राजस्व अधिक करने की बात की गई। राजस्व जो है, बहुत अधिक राजस्व वसूल किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? बहुत अधिक राजस्व वसूल किया जा रहा था। इसीलिए खेड़ा, खेड़ा कहाँ है? खेड़ा भी गुजरात में ही है। वहां पर आंदोलन किया गया। गांधी जी 1918 में इसका नेतृत्व संभालते हैं। गांधी जी के सहयोगी कौन थे खेड़ा में? तो ऐसे ध्यान रखना, वही व्यक्ति सहयोगी थे, व और ई, वही। तो वल्लभ भाई पटेल कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और इंदुलाल याग्निक कौन थे? इंदुलाल याग्निक। ये व्यक्ति गांधी जी के सहयोगी थे।
क्यों आंदोलन हुआ है? फसल नष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी भू राजस्व अत्यधिक बढ़ा करके वसूल लगान बहुत अधिक दर से वसूल किया जा रहा था, इसीलिए खेड़ा में किसानों के द्वारा सत्याग्रह किया गया। 1918 में गांधी जी के द्वारा नेतृत्व संभाला गया। सुनीता जी 17 नहीं 18, 17 जो है वो आपको ध्यान रखना है। 17 में कौन सा? चंपारण। 18 में हमको अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 18 में किए गए थे। 1918 में आंदोलन हुए। गांधी जी ने बागडोर संभाली। वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक और एक मोहनलाल पांड्या भी स्थानीय नेता थे। कौन थे? मोहनलाल पांड्या जो स्थानीय नेता थे। मोहनलाल पांड्या जो थे वो स्थानीय नेता थे। कौन थे? वहां के स्थानीय नेता थे। इनके द्वारा भी आंदोलन को संभाला गया और आखिर सरकार को झुकना पड़ा और एक गोपनीय दस्तावेज जारी किया गया, जिसके अनुसार उसी व्यक्ति से कर लिया जाए जो इसे देने में समर्थ हो। यानी इसमें भी सफलता प्राप्त हुई। क्या कहा सरकार ने? उसी व्यक्ति से कर लिया जाए जो कि इसको देने में समर्थ हो, उसी से कर लिया जाए। एक व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है कि हार्डीमैन जो व्यक्ति थे उन्होंने इसे सबसे पहला किसान सफल सत्याग्रह का, हार्डीमैन ने क्या कहा? खेड़ा के आंदोलन को सबसे सफल आंदोलन की, किसान आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन का सबसे सफल, प्रथम सफल आंदोलन हार्डीमैन ने किसको कहा है? खेड़ा को हार्डीमैन ने सफल। हाँ, मोहनलाल स्थानीय नेता थे। ठीक है। हाँ, इसके बाद हमने बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। उससे पहले हम बात करेंगे गांधी जी की। देखिए गांधी जी के द्वारा क्या क्या काम किए गए। सबसे पहला गांधी जी द्वारा हमने पढ़ा चंपारण, उसके बाद में पढ़ा हमने मजदूर, उसके बाद में हमने गांधी जी के बारे में क्या पढ़ा? खेड़ा का आंदोलन पढ़ा। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसके बाद भी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट पारित कर दिया गया था। उसके अनुसार बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसे गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी। क्या कहा गांधी जी ने? बिल्कुल ठीक है रीलू जी, काला कानून की उसे गांधी जी ने संज्ञा दी और इसके विरोध में पूरे देशव्यापी हड़ताल रखने का आंदोलन आह्वान किया गया गांधी जी के द्वारा। और इसी के बाद हम जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। उसके बाद हम असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे। सबसे पहले हम आज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी को, हाँ, काला कानून के बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे। रॉलेट एक्ट जिसके द्वारा कानून पास किया गया था। चलिए पहले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील। बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? कौन सा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया जिसमें गांधी जी को महात्मा की उपाधि एक व्यक्ति ने दी थी? कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा? चंपारण में जो किसान आंदोलन किया गया, सबसे प्रथम बार गांधी जी ने जो सत्याग्रह का प्रयोग किया है भारत में। सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने अफ्रीका में भी किया था 1906 में। बी आंसर आ गया है रेखा जी, मोहित जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। बताइए गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई? गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहां किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया था। दक्षिणी अफ्रीका में सबसे पहला प्रयोग किया और सफल रहा। गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में सफल भी रहा था। हाँ, इसलिए बताइए आ गया है आपका आंसर। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा, निशा जी, ममता जी, गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो। कौन थे ये? अमेरिका के एक निबंधकार थे जिनका एक निबंध था सिविल डिसओबीडियंस, उससे गांधी जी को प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा रस्किन की जो पुस्तक थी उससे भी गांधी जी को सर्वोदय की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? कब आए थे गांधी जी भारत? गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब भारत आए तब किस व्यक्ति के घर पे? जीवनलाल बैरिस्टर। जीवनलाल बैरिस्टर के घर पे रुकते हैं
बैरिस्टर, और वहीं पर क्या करते हैं, वहीं पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं, सत्याग्रह आश्रम की। लेकिन प्लेग की बीमारी की वजह से सत्याग्रह आश्रम को कहां ले जाना पड़ता है, साबरमती के तट पर, साबरमती के तट पर, और फिर वो सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर साबरमती आश्रम हो गया। और बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? थर्ड का आंसर आ गया है आपका ए, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। देवेंद्र जी, खुशीराम जी, इंदू जी, बिल्कुल ठीक है। 25 मई 1915 को गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। सरोज जी, अमन जी, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। गांधी जी द्वारा सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग कहां किया गया? अगर आपको पूछे कि गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया भारत में, भारत के अकॉर्डिंग पूछे कि भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया, तो आपका जवाब होगा चंपारण में। कहां पे होगा? गांधी जी के द्वारा चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। आपको पूछ रहे हैं भूख हड़ताल कहां की गई थी? गांधी जी के द्वारा। आपका जवाब आ गया है फोर्थ क्वेश्चन का, विजय जी ए, चंपारण सत्याग्रह में नहीं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने भूख हड़ताल नहीं की थी। विनोद जी, हाँ आपका सही जवाब है। कविता गुर्जर जी, सी खेड़ा, नहीं, रॉन्ग जवाब है, आपने ध्यान से आज का लेक्चर नहीं सुना है। हाँ, बी जवाब है सोनू जी। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में गांधी जी के द्वारा सबसे पहली बार, देखिए सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में, 3 कठिया पद्धति और गांधी जी की जीत। उसके बाद हमने बात करी अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन की, और वहां पर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने बोनस कितना, 35%, और भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहली बार गांधी जी ने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के दौरान किया था। अच्छे से सुनिए, हाँ फोर्थ का बी आंसर है। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सबसे भूख हड़ताल का प्रयोग कौन से, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी के प्रयासों से यूरोपीय नीलहे किसानों को कितने प्रतिशत की राशि वापस देने के लिए तैयार हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है आपका ए। चेक करती हूं मैं, रॉन्ग आंसर है। 5 का क्या आंसर है? हाँ 25%, बिल्कुल ठीक है। रीलू जी, सुमन जी, नीरज जी, शिव चौधरी जी, 25% गांधी जी के। मैंने क्या पूछा है यहाँ पर? यूरोपियन नीलहे की बात हो रही है। अगर अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन होगा, अहमदाबाद का, तब वहां पर 35% होगी। आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। अहमदाबाद में, ध्यान से सुनिए वापस, अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ था वहां पर गांधी जी के प्रयासों से 35% की राशि तय हुई थी, और यहां पर पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी द्वारा किया गया था। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है वो ये बताई है, चंपारण में जो आंदोलन किया गया सत्याग्रह, चंपारण में 25% राशि वापस दी गई, और पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी के द्वारा किया गया था। बस इतनी सी तो बात है। पहली बार सत्याग्रह चंपारण में, और 25% राशि अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया, और बोनस 35% देने पर तय किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियन में 25%। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के द्वारा मालिकों ने कितने प्रतिशत बोनस स्वीकार किया था? अहमदाबाद में मालिकों को जो बोनस देना था वो कितने प्रतिशत देना स्वीकार किया गया था? बताइए, अहमदाबाद में मालिकों के द्वारा किसानों को, मजदूरों को किस प्रतिशत, हाँ कितना प्रतिशत जो है देना तय किया गया था? 35%। कितना प्रतिशत? 35% अहमदाबाद में मील मालिकों को देना तैयार। हाँ कृष्णा जी, शैलेंद्र जी, पंकज जी, बिल्कुल ठीक जवाब है। राम प्रसाद जी, ए इसका सही जवाब है 35%। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app
from Google Play Store. Kirsch app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Kirsch app now.